मेरा मानना था एक बार चैप्टर 6 तक पहुंच जाते हैं, हाफ डन करके फिर क्वेश्चन आंसर भी चलते हैं 1 to 6 तक। हाँ जी। तो ठीक है, तो चैप्टर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। 4, 5, 6 3 चैप्टर खत्म करेंगे इस महीना में, फिर नवंबर महीने में एक बार क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर दिसंबर महीने में रिमेनिंग सिलेबस पे लेके जाएंगे। तब तक मैं भी एक बार मतलब बीच में टाइम निकाल के सारे चैप्टर्स एक बार रीड भी कर लूंगी, थोड़ा भी, तो फिर अच्छा होगा। तो चैप्टर 4 पे आते हैं अपने शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। अगेन 2 पार्ट है चैप्टर का, एक तो शेयर्स कैपिटल कंपनी का कैसे रूल होता है और कैसे डिवेंचर्स का रूल होता है। शेयर्स कैपिटल के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हो वो देखो। यहाँ पढ़ोगे कि स्वेट इक्विटी शेयर जब कंपनी इशू करता है तब क्या रूल होगा, क्या कंपनी जब शेयर फिजिकली फॉर्म में ट्रांसफर करता है उसको कैसे ऑनलाइन कन्वर्ट करना होता है। अगर कोई नोटिस आया कंपनी का कि एक मतलब हम कंपनी को बोल रहे हैं मेरा शेयर मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो उसके केस में क्या रूल होगा। कब कंपनी जब पार्टली पेड अप शेयर इशू करता है तो क्या रूल फॉलो करता है। शेयर कैपिटल को अगर कंपनी को ऑल्टर करना है तो कैसे करेगा। कंपनी को कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ता है आरओसी को इस मामले में। अगर कंपनी बाई बैक कर रहा है अपना शेयर तो कंपनी को बताना पड़ता है आरओसी को कि मेरा क्या पोजीशन है, क्यों बाई बैक कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाई बैक का पूरा डिटेल सबमिट करना पड़ता है। कुल मिला के देखा जाए तो स्वेट इक्विटी शेयर, ट्रांसफर, बाई बैक, ऑल्ट्रेशन, ये सब इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। अच्छा बात क्या है ना, इन सब पीडीएफ में आप एक चीज गौर करना कि आपको स्टार्टिंग में ना पूरा एक सेक्शन का लिस्ट दिया है, तो अगर वो 1-2 बार गो थ्रू करो तो मोटा मोटी कई एक काम की सेक्शन नंबर आपको याद होगी। अच्छा, याद रखते हैं सेक्शन नहीं, मेरा फिर पॉइंट है याद करने नहीं है, लेकिन अच्छा। 2-3 चीजें ऐसी काम की होती है जिनको कभी कभी देखते रहना चाहिए ताकि इक्का दुक्का चीज ठीक से ब्रेन में याद आ जाए। अच्छा अच्छा, मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने। चलो ठीक है, कुछ की डेफिनेशन। शेयर्स होता क्या है सर, कंपनी अपना कैपिटल को स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल, शेयर कैपिटल। स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के साथ एक वर्ड होता है स्टॉक। आपने बहुत बार बोलते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स या शेयर्स एंड स्टॉक्स। स्टॉक्स और शेयर में क्या फर्क है सर, शेयर नंबर में होता है कि फौजिया के पास नीरज लिमिटेड का 200 शेयर है, लेकिन जब हम परसेंटेज में बोले ना कि फौजिया के पास नीरज लिमिटेड का 2% शेयर है तो उसको स्टॉक बोलते हैं। तो जब परसेंटेज में बोला जाए तो स्टॉक और नंबर्स में बोला जाए तो शेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर कितने तरह के होते हैं, तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल तो अपने पर जानते हैं 2 टाइप का शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर अगेन 2 टाइप का होता है, विथ वोटिंग राइट यानी नॉर्मल वोटिंग राइट या इक्वल वोटिंग राइट का बात कर, नॉर्मल या इक्वल वोटिंग राइट। और एक और टाइप का इक्विटी शेयर होता है डिफरेंशियल राइट, जहाँ पे आपको वोटिंग या डिविडेंड का राइट डिफरेंट होगा। हम एक एग्जांपल लेता है, फौजिया के पास भी एक कंपनी का 100 शेयर है, नीरज के पास भी एक कंपनी का 100 शेयर है। अगर वो कंपनी नॉर्मल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू किया, नॉर्मल राइट्स वाला, तो फिर फौजिया का भी शेयर 100 शेयर का इक्वल टू 100 वोट होगा, नीरज के भी 100 शेयर का इक्वल टू 100 ही वोट होगा। फौजिया को भी 100 शेयर का अगर कंपनी 2 रुपया करके डिविडेंड दिया तो 200 रुपये मिलेगा, नीरज को भी 100 × 2 करके 200 ही मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी डिफरेंशियल राइट वाला शेयर इशू किया है, डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू वोटिंग या डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू डिविडेंड, अगर फौजिया को डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू हुआ है तो कंपनी फौजिया का 200 शेयर पे 3 वोट काउंट कर सकते हैं कि पर शेयर 3 वोट काउंट हो गया, पर शेयर 4 वोट काउंट हो गया। मतलब फौजिया का वोटिंग राइट मेरे राइट के इक्वल नहीं होता। मेरे को हो सकता है पर शेयर 2 रुपया डिविडेंड मिले तो फौजिया को पर शेयर 3 रुपया डिविडेंड मिले। तो ये डिफरेंट राइट्स वाला शेयर हुआ, डिफरेंट राइट्स अकॉर्डिंग टू वोट, अकॉर्डिंग टू डिविडेंड। सर ऐसा कब होता है? हाँ बोलो। वही सवाल है, ऐसा कब होता है? कंपनी को ये पावर है, कंपनी जनरली कब करता है ये, जब कंपनी को लगता है कि कुछ शेयर होल्डर्स या मार्केट में कोई तो है जो कंपनी को ओवर मतलब कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे शेयर एक्वायर करके, तो प्रोमोटर का पावर कम हो रहा है। क्योंकि मान लो कंपनी का 1 लाख शेयर है, लेट्स से प्रमोटर के पास 48,000 शेयर है,
कोई है मार्केट में जो धीरे धीरे शेयर कैप्चर करके अपना वोटिंग राइट प्रमोटर के इक्वल लाने का कोशिश कर रहे? कंपनी क्या करेगा, बोलेगा ठीक है प्रमोटर का एक शेयर पे 1.5 टाइम वोट हो या 2 टाइम वोट हो। अब वो अगर प्रमोटर जितना शेयर ले भी ले, लेकिन वो प्रमोटर जितना वोटिंग राइट या पावर नहीं रखेगा। तो जनरली कंपनी ये सब टाइम करता है। अब कितना लिमिट तक कर सकता है, कौन कंपनी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है ऐसा शेयर इशू, ये रूल्स में पड़ेंगे। फिलहाल केवल ये पड़े कि 2 टाइप का शेयर होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर भी फिर 2 टाइप का होता है, नॉर्मल वोट, नॉर्मल राइट्स या डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? सर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही कंपनी के ओनर होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी का ओनर होता है। बट इक्विटी वाले वो है जिनको वोटिंग में हक है, जिनका डिविडेंड फ्लक्चुएट करेगा, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा हिस्सा मिलेगा, कम प्रॉफिट कमाएगा तो कम हिस्सा मिलेगा, नहीं प्रॉफिट कमाएगा तो नहीं हिस्सा मिलेगा, मतलब डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन सैलरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता। इन लोगों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, और जब कंपनी बंद होगा तो इनको प्रेफरेंस, इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस मिलेगा कि इनका पैसा पहले पेमेंट, तो डिविडेंड भी इनको इक्विटी के पहले मिलता है, और कंपनी जब वाइंडिंग अप हो तो इनका पैसा भी इनको इक्विटी के पहले मिलेगा। यही बात इनका नाम में प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है। क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो इक्विटी का डेफिनेशन कितना बकवास दिया, मतलब वो कंपनी का सारा शेयर कैपिटल प्रेफरेंस को छोड़ के सब इक्विटी चला है। मतलब जब प्रेफरेंस का डेफिनेशन पढ़िए और जो प्रेफरेंस नहीं है वही इक्विटी है। तो प्रेफरेंस का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस का डेफिनेशन बोलता है दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इन विच कैरीज एनी प्रेफरेंशियल राइट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग। ये दोनों ही केस में इनको प्रेफरेंस मिली, इसीलिए इनका नाम है प्रेफरेंशियल और कुछ नहीं। इनको बस वोटिंग राइट नहीं है नॉर्मल मीटिंग से। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, अगर कोई पार्टनरशिप से कनेक्ट करे इसको, तो सर ये लोग स्लीपिंग पार्टनर और इक्विटी वाले एक्टिव पार्टनर कुछ हद तक है। सर एग्जैक्टली ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट लॉजिकली है। ठीक है। अब आता है, अच्छा यहाँ पे कलर का बात बोला, कैपिटल शेयर में डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर डीम्ड भी हो सकता है कभी भी, notwithstanding that is entitled to either or both rights। सर दोनों राइट होने पे प्रेफरेंस शेयर होगा कि कोई एक राइट होने पे भी वो प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा? एक होने पर। अब आता है रूल 4 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। आगे आपका टॉपिक, कब डिफरेंशियल वाला शेयर इशू कर सकते हैं और कौन कर सकता है, कब और कौन, 2 कहानी। तो यहाँ पे पहले क्या बोला, पहला बात तो एक बात समझ लो, इस पूरा चैप्टर में हम एक बात कॉमन बोलेंगे। जहां भी कोई रूल्स पढ़ने जाएंगे हम एक बात कॉमन बोलेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका परमिशन यानी ऑथराइजेशन होना चाहिए। ये पूरे चैप्टर में हम कॉमन बोलता चला जाएगा। जब हम बाईबैक का बात करेगा, जब हम राइट इशू का बात करेगा, जब हम बोनस इशू का बात करेगा, जब हम स्वीट इक्विटी शेयर्स का बात करेगा, जब हम इशॉप का बात करेगा, सब टाइम हम एक बात कंपलसरी बोलेगा कि कंपनी के आर्टिकल्स में ये बात अलाउड होना चाहिए। कंपनी नहीं है तो फिर आर्टिकल को पहले एसआर पास करके अमेंड करो, इस राइट को डालो, फिर ये काम कर पाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में लिखा नहीं तो तुम कर ही नहीं सकते। पहले का तरीका है आर्टिकल को अमेंड करो, और आर्टिकल को अमेंड करने के लिए ऑलवेज ऐसा लगता है, मतलब 75% शेयर होल्डर 3/4 मेजोरिटी का वाले वोटिंग पावर लो फिर करो। अच्छा दूसरा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर क्या बोला सर, अगर हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू कर रहे हैं तो एक तो आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए, फिर शेयर होल्डर से भी परमिशन लेना पड़ेगा इक्विटी वालों से। सर भाई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी OR लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा यहाँ। 50%, हाँ 50% से ज्यादा शेयर। ठीक है। हाँ आप बड़ा गजब बात बोला, अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो इस बार OR पोस्टल बैलेट से पास हो, OR ही लगेगा लेकिन पोस्टल बैलेट से। यानी तुम ये नहीं बोल सकते जितने शेयर होल्डर मीटिंग में आए थे
उनमें से 50% हाँ बोल दिया, बस डिसीजन पास हो गया। नहीं सर जी ये नहीं चलेगा। ओवरऑल देखना। आपके पास 1 लाख शेयर होल्डर है अगर, तो आप सबको शेयर पहले बाय नोटिस, मीटिंग का जब नोटिस भेजोगे तो ये पोस्टल बैलेट का फॉर्म भी भेजोगे, जिसमें वो लोग रिजोल्यूशन पे टिक लगा के आपको रिटर्न भेज देंगे। ठीक है, ये बड़ा काम का बात था सर कि सारे शेयर होल्डर से हमने तो प्रोजेक्ट। अच्छा सर, जिनको हम फॉर्म भेजा उनमें से कुछ लोग नहीं जवाब भेजे तो अरे उनका आप कुछ नहीं कर सकते। ये कोई कंपल्सरी तो नहीं कर सकते कि हम आपको भेजे, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कंपनी का काम ये नहीं है कि ऑल शेयर होल्डर से पहले हाँ या ना लो। यहाँ बोलना ये चाहता है कि तुम सिर्फ ये मत बोलो कि जो जनरल मीटिंग में आ गए उनका वोटिंग हम करा लिया। मान लो मेरे 1 लाख शेयर होल्डर है, जनरल मीटिंग में आए केवल 10,000। सर जी हम 10,000 से 5,000 एक आदमी भी हाँ बोल दिया तो हमको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू कर दिया। सर जी नहीं कर सकते आप ये काम। बाकी 5,000 आपके घर पे बैठे थे ना, तुमको भाई नोटिस एक पोस्टल बैलेट का फॉर्म भेजिए, रिजोल्यूशन का, वो उस रिजोल्यूशन में टिक करके भेजेगा आपको हाँ या ना क्या बोलना चाहते हैं वो लोग। उनको भी आपको लेना पड़ेगा कैलकुलेशन। अब सर हम भेज दिया 10,000 1 लाख शेयर होल्डर सबको फॉर्म भेज दिया सर, उसमें से 90,000 शेयर होल्डर तो जवाब भेजे, कुछ लोग मीटिंग में आके जवाब दे दिया, कुछ बाय पोस्टल बैलेट जवाब भेज दिए, बाकी 10,000 जवाब नहीं भेजा। सर जी उनका कुछ नहीं कर सकते। अब किसी के माथे पर बंदूक करके तो बोलोगे नहीं फॉर्म पे साइन करो, तो सर जी वो नहीं होगा। अच्छा वोटिंग, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला जो शेयर्स है मैक्सिमम कितना इशू हो सकता है? नॉट टू बी ग्रेटर देन 75% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। यानी सर आप 24% से ज्यादा, 26% से ज्यादा डिफरेंशियल राइट वाला शेयर इशू नहीं कर सकते। कितना से ज्यादा? 26%। हाँ मतलब अगर मेरा 1 लाख शेयर बेचा हुआ है तो उनमें से 26,000 शेयर ही मैक्सिमम हो सकता है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला। बाकी 74% आपका नॉर्मल वोटिंग राइट का होना चाहिए। ठीक बात है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब 2-3 ऐसा रूल भी है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कौन सा कंपनी ये शेयर इशू करवा सकता है। देखो अभी तक क्या पढ़े कि आर्टिकल में परमिशन हो, ओआर पास करो, अगर दरकार लिस्टेड कंपनी तो पोस्टल बैलेट से पास करो, और मैक्सिमम 26,000 शेयर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला दे सकते। लेकिन अब एक बात है, क्या हर कंपनी ये कर सकता है? नहीं। जो कंपनी लास्ट 3 साल में एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने में डिफॉल्ट की है वो नहीं कर सकते। डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन देने में डिफॉल्ट कर गया, लोगों का डिपॉजिट क्या हुआ पैसा या इंटरेस्ट चुकाने में डिफॉल्ट कर गया, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर के रिडम्पशन का टाइम आ गया था, उनका रिडीम का पैसा चुकाने में डिफॉल्ट कर गया। ठीक है ना, या डिवेंचर होल्डर का ब्याज चुकाने में डिफॉल्ट कर गया। मतलब सर जिनको पैसा, एक सेकंड मिलता है, तो यहाँ पर क्या हुआ सर, आपका कोई भी टाइप का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट का। और 3 साल में आप लास्ट 3 साल में एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में भी डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग कंपनी, आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा जा सकता। अच्छा तभी वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब वो इशू कर सकते। इसके अलावा भी और भी क्या बोला, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर ऑब्वियस क्या बात था, इक्विटी का डिविडेंड डिक्लेयर करके नहीं किया या प्रेफरेंस शेयर का नहीं किया, बात तो एक ही है। रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन, सर देखो ऊपर ना पब्लिक से पैसे का बात किया था, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, और यहाँ बोल दिया बैंकों का लोन भी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन भी। अरे सर ऑब्वियस सा बात है, कोई भी टाइप का पेमेंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉइज का या गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी ड्यूज, कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा या कोई गवर्नमेंट का ड्यूज। मतलब सर बड़ा सीधा जवाब है। ये जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं बेटा 6 नंबर और 7 नंबर, जब हम बोले कोई भी टाइप का पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं हुआ, इस सब्जेक्ट में यहाँ पर भी हम बोले ये सब इंक्लूड है। सर इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, इनको पैसा कोई भी टाइप का पैसा चुकाने में डिफॉल्ट नहीं हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज
और कोई भी टाइप का डिविडेंड चुकाने में या लोन चुकाने में डिफॉल्ट नहीं। किस तरीके से लैंग्वेज याद? अच्छा सर, इनमें डिफॉल्ट हुआ था, लेकिन डिफॉल्ट को हुए हुए 5 साल पार हो चुके, तब कर सकते। अब ऐसा थोड़ी ना कि जिंदगी भर का बैन लगा देंगे एक बार डिफॉल्ट करोगे तो नहीं। तो सर ये डिफॉल्ट अगर आपका 5 साल पहले का था, देन इट इज अब आप कर सकते, ठीक है। लेकिन 8 नंबर पॉइंट पे जो बात बोल गया बेटा जी, अगर इसमें आप फंसे हो तो फिर आप कभी भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू नहीं करते। सॉरी, 3 साल, इसमें 3 साल आपको कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल पेनलाइज किया ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, कोई भी आरबीआई का, सेबी का, सिक्रा का या फेमा का या कोई और गवर्नमेंट का स्पेशल एक्ट का आपको रूल तोड़ो, अगर इनमें आप कहीं ऑफेंसिव पाए गए हो पिछले 3 साल में, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ये सब पेमेंट में या फिर 3 साल में रिटर्न फाइलिंग में या फिर 5, इन सब पेमेंट में 5 साल, ये डॉक्यूमेंट जमा करने में 3 साल, और ये एक्ट के रूल तोड़ने के केस में अगर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल सजा दिया तो 3 साल। तो 2 केस में 3 साल है सर, डॉक्यूमेंट जमा करने में या कोई एक्ट का रूल तोड़ने में कोर्ट या ट्राइब्यूनल सजा दी है, और सर अगर कुछ आपका पेमेंट डिफॉल्ट किए तो 5 साल। तो ये सब चीजें अगर आप किए हो तो इशू करना अलाउड नहीं है, और आप इनमें कहीं नहीं फंसे हो तो आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू कर सकते हो। बस ध्यान रखना आपके आर्टिकल में परमिशन हो, और आप पोस्टल बैलेट से ओआर पास करोगे, लिस्टेड कंपनी हो, नॉर्मल कंपनी हो तो नॉर्मल ओआर पास करो, और सर कोई भी हो आप 26% से ज़्यादा नहीं करो। कुछ एडिशनल बातें और बोली गई। इक्विटी शेयर टू नोटिस फॉर जनरल मीटिंग और पोस्टल बैलेट टू कंटेन प्रिस्क्राइब डिटेल अबाउट द इशू। अरे सर ऑब्वियस सा बात है, जो नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर को मीटिंग में आने के लिए, उसमें इस बात का डिटेल नहीं देंगे कि आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू करने का आपसे परमिशन चाहते हैं। ऑब्वियस बात है सर, शेयर होल्डर को जब मीटिंग में बुलाएंगे और नोटिस भेजेंगे तो उस नोटिस के साथ आपको ये सब डिटेल्स देने ही पड़ेगा। कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट इनटू इक्विटी शेयर कैरिंग विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड वाइस वर्सा। कंपनी नॉर्मल शेयर जो इशू कर चुका उसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू कर लिया उसको नॉर्मल वोटिंग राइट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जो नॉर्मल वोटिंग राइट वाला शेयर दिया बोले उसी को हम डिफरेंशियल राइट वाला बना दें, ये नहीं कर सकते। या फिर पहले आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू किए थे और अब बोलो उसको नॉर्मल राइट वाला बना दें, तो कन्वर्जन अलाउड नहीं है, नया इशू करो, है ना। क्या लिखा देखो, कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट इनटू इक्विटी शेयर कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी नहीं हो सकता। और ये जो आप इशू किए इसका पूरा डिस्क्लोजर दोगे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना बेटा, तो क्या क्या लगता है, बैलेंस शीट पीएल तो लगता ही है, नोट्स टू अकाउंट तो लगता ही है, कैश फ्लो भी लगता ही है अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो, या पेडअप कैपिटल लिमिटेड कंपनी हो लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेडअप कैपिटल क्रॉस कर रहे हो, तो सर जनरली आपको बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो ये तो लगता ही है। इसके अलावा ना बेटा एक 2 चीजें और लगती है जो अपनी जनरली याद नहीं रख पाते। एक तो आप ये हमेशा याद रखो कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो चेंजेस इन इक्विटी शेयर कैपिटल का पूरा स्टेटमेंट देना पड़ता है। और अब सबसे बड़ा बात जो सब कोई भूल जाता है बोलना, जब भी कोई पूछे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी में कंपनी क्या क्या डाल के भेजते हैं, तो बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स, ये तो कॉमन बात है बेटा, कॉमन बात है। इसके अलावा याद रहने लायक बात, सर अगर लिस्टेड कंपनी है तो इक्विटी शेयर का पूरा स्टेटमेंट बना के भेजते हैं। और अगर सर लास्ट बात, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर का रिपोर्ट भी लगता है कि ये लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये लोग एनालाइजेशन क्या है। ऑडिटर एक नोट लिख के देता है 1-1.5 पेज का, ये सब कुछ ठीक है कि नहीं उसको लग रहा है, कहीं उस पर कुछ बात लग रहा है जो ठीक उसके हिसाब से ठीक नहीं है बट रूल के हिसाब से ठीक है, तो वो बात कभी वो डिस्क्लोज कर देता है ताकि कल को कोई उस पर उंगली न उठाए कि तुम देख के क्यों नहीं बताया था ये बात। मान लो एज एन ऑडिटर आपकी कंपनी में आया, हमको कुछ बातें लग रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे करना कंपनी सही नहीं कर रही, बट रूल वाइज गलत भी नहीं है, तो फिर हमको इस बात का डिस्क्लेमर दे देना चाहिए सर, क्योंकि कल को मान लो वही गड़बड़ एक्चुअली में निकल के आया या उसी गड़बड़ के कारण कंपनी का पैसा डूबा, तो शेयर होल्डर का ऑडिटर का गला पकड़ेगा ना, तुम क्या देख रहे हो,
हाँ। तो सीधा सा बात, ऑडिटर बोलेगा हम क्या देख रहे थे, हम तो रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया था, पढ़े क्यों नहीं आप लोग? हम तो बोला ही था ये वाला बात हमको ठीक नहीं लग रहा। आपको भी देख के इन्वेस्ट करना चाहिए था, आप मेरा गला नहीं पकड़ सकते। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी एक रिपोर्ट होता है, बोर्ड रिपोर्ट में बोलेगा कि भाई इतना वोट डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू है, सब बात मेंशन करना। तो सर इतना ही था। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एंजॉयज अदर राइट सेम। सर अदर राइट सेम होगा, ऐसा नहीं है कि उसको बोनस शेयर ज्यादा देगा या राइट इशू ज्यादा देगा कंपनी। अरे सर राइट डिफरेंस केवल दो ही बात में है, एक तो वोटिंग में और एक डिविडेंड में। इसके अलावा आपको कोई और डिफरेंट राइट नहीं मिल रहा है। अब कंपनी अगर बोला है कि एक पे 4 पे 1 बोनस देगा, बोनस शेयर ऐसे पड़ता है ना 4 पे 1, 1:4 मतलब 4 पे 1। तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 पे 1 से ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर नहीं। सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट केवल ये 2 केस में, बोनस राइट ये सब में आपको नॉर्मल राइट एंजॉय है। रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपके नाम के आगे मेंशन होगा कि आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। अब आता है शेयर सर्टिफिकेट। सर ये एक ऑब्सोलीट टॉपिक है, ये टॉपिक का कोई मतलब नहीं बचा क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन शेयर सर्टिफिकेट इशू, आजकल ऑनलाइन सारा शेयर होता है, तो ये फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट देना बंद ही हो गया। ठीक है, बट सर रूल लिखा हुआ एक्ट में तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते, ये एग्जाम में भी इतना काम का टॉपिक नहीं। क्या बोल रहा है देखो, सर्टिफिकेट टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ सच शेयर। ये सर्टिफिकेट क्या है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्राइमा फेसी वर्ड क्या होता है बेटा लॉ में? प्राइमा फेसी ऑन द फेस। वेरी गुड, ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, वेरी गुड। तो सर ये कैसे ऑन डॉक्यूमेंट प्रूव हो रहा है कि आप इसके मालिक हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उस शेयर का मालिक हो, उतना शेयर आप लेके रखे हो कंपनी का। If such share certificate is issued under common seal and signed by 2 directors, अगर कंपनी में CS है तो 1 डायरेक्टर, एक कंपनी में CS है तो CS भी साइन करेगा। तो ये सर्टिफिकेट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो आपको ये बताता है कि आप कंपनी के ओनर हो, शेयर के ओनर हो। उस पर कंपनी का ठप्पा लगा रहता है कॉमन सील, और या दोनों, या फिर अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी का, तो क्योंकि आजकल कॉमन सील कंपल्सरी नहीं है, तो उसकी जगह 2 डायरेक्टर साइन करेगा या फिर 1 डायरेक्टर 1 CS साइन कर देगा अगर कंपनी में CS है। अगर कोई सर्टिफिकेट खो जाए तो उसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, और या फिर वो डिफेक्ट हो गया, मतलब फटा गया पूरी तरीके से, तो उसको फटा हुआ पेपर कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा। देखो खो गया या पूरी तरीके से खत्म हो गया तो क्या जमा करेगा, कुछ नहीं। या फिर अगर टॉर्न हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया है, तो फिर वो पुराना सर्टिफिकेट सरेंडर करके डुप्लीकेट इशू करवाएंगे। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराने का रूल नंबर 6 बोल के लिखा हुआ है, एज प्रेस्क्राइब्ड, आपको रूल नहीं पढ़ना। अब आता है सर आज की दुनिया में कहाँ फिजिकल सर्टिफिकेट होता है, नहीं होता, तो सर उसके लिए क्या रूल लेके आए, तो अब ये काम कर रहा है। बोला मैंने शेयर होल्डिंग इन डिपॉजिटरी फॉर्म, मैंने डीमेट फॉर्मेट में रखी है, तो रिकॉर्ड ऑफ अ डिपॉजिटरी इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। आजकल शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, डिपॉजिटरी के पास एक रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड में आपका नाम एज ए बेनिफिशियल शेयर होल्डर रिकॉर्ड हो जाएगा। बेटा जो डीमेट अकाउंट खोलते हैं ना, डीमेट अकाउंट शेयर खरीदने के लिए जो हैंडल करता है डीमेट अकाउंट, उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। और जिस मेरा जैसे वहाँ पे डीमेट अकाउंट है ना नीरज का, तो नीरज कहलाता है बेनिफिशियरी, मतलब जिसका अकाउंट होता है वो बेनिफिशियरी कहलाता है, और जो हेल्ड कर रहा है या मैनेज कर रहा है वो डिपॉजिट। तो डिपॉजिटरी के बाद एक रिकॉर्ड होगा ना, वो किसका किसका कितना शेयर होल्ड कर रहा है, तो उसका रिकॉर्ड ही तुम्हारे प्राइमा फेसी एविडेंस बन गया। यानी सर आज की डेट में शेयर सर्टिफिकेट पे काम करेंगे। इफ कंपनी इशू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स इंटेंडेड टू बी डिफ्रॉड, कंपनी अगर कंपनी बाद में पता चलता है कि तुम फ्रॉड करने के लिए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिए, तो कंपनी का ऊपर फाइन लगेगा नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन्वॉल्व, जो कि 10 टाइम्स या 10 करोड़ रुपीज तक जा सकता है, विचेवर इज हायर। और कंपनी का डायरेक्टर पे भी लाइबल एक्शन के लिए लाइबिलिटी आ सकती है। कंपनी के ऊपर अगर ये इल्जाम आया, सॉरी उल्टा बोल गए थे, कंपनी के ऊपर ये इल्जाम आया कि कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया डिफ्रॉड करने की, सेक्शन 47 बोलता है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट होता क्या सर, कंपनी में जब कंपनी शेयर होल्डर पे वोट करता है,
हाँ, तो छोटा सा टॉपिक है वोटिंग राइट, ज्यादा इसमें ज्ञानबाजी नहीं है। बोल रहे हैं नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। अगर उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये मेंशन कर दिया गया कि वोटिंग राइट यहाँ पे कहानी नहीं है तो नहीं। बाकी कंपनी में क्या होगा, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है, बोला कि एवरी मेंबर ऑफ होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल हैव अ राइट टू वोट इन एवरी रिजोल्यूशन। मतलब कंपनी जो भी रिजोल्यूशन पास करेगा उसमें वोटिंग करने का राइट है, एंड ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड एज अ वोटिंग राइट ऑन अ पोल शैल बी प्रोपोर्शनल टू शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। हम दोनों बोल रहे हैं, ए और बी दोनों बोल रहे हैं। ए क्या बोल रहे हैं, मेरा वोटिंग राइट होगा कंपनी में हर मीटिंग में, हर रिजोल्यूशन पास करते हुए। हाँ बिल्कुल सर, जब कंपनी बाई पोल वोटिंग कराते हैं, बाई पोल मतलब वो पोस्टल बैलेट में डाल के या वो बजर बटन टिप के, तब आपका शेयर का वोटिंग प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर है, नीरज के पास टोटल 2000 शेयर है, तो नीरज का 2000 वोट होगा। फौजिया के पास अगर मान लो कंपनी का 3000 शेयर है तो फौजिया का 3000 वोट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब बाई हैंड वोटिंग होता है ना, बाई हैंड, तब ये नंबर ऑफ शेयर देखने का जरूरत नहीं होता, तब नीरज का भी 1 वोट, फौजिया का भी 1। और जब बाई पोल होता है, हाँ बाई पोल जब होता है तब प्रोपोर्शनेट बेसिस, मतलब तुम्हारा टोटल कंपनी के हिसाब से तुम्हारा परसेंटेज कितना है ना। जैसे मेरा 2000 शेयर था तो 2000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इनटू 100, तो मेरा परसेंटेज 2% होगा। ये कहानी है। लेकिन भाई हैंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई हैंड में नीरज का भी 1 वोट ही है, फौजिया का भी 1 ही वोट, क्योंकि भाई हैंड में वोट ये परसेंटेज कैसे काउंट होगा, फिर हाथ उठा रहे उसमें कैसे कंपनी चेक करेगा किसका कितना शेयर होल्डिंग है। लेकिन जब बाई पोल होता है तो आपको वहाँ पे मार्क करके लिखना पड़ता है मेरा कितना शेयर, और वो शेयर नंबर भी मेंशन करना। ठीक है, एवरी मेंबर होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल in respect of such case the right to vote only on resolution whether directly affect the right attached to the preference shares। अब यहाँ बड़ा गजब बात बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो जो नॉर्मल मीटिंग में वोट करने का हक नहीं है, लेकिन उनको कब वोट करने का हक है, जनरल मीटिंग में भी, जब उनका राइट को इम्पैक्ट किया जा रहा है उस मीटिंग में, या कंपनी वाइंडिंग अप हो रहे हैं। ठीक है, for the repayment or reduction of equity share of public share capital and its voting right of poll to be proportional। ये पोल वाला सेम बात बोला, यानी एक सिंपल सा बात बोला, सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जब मीटिंग होगा तब तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट करना ही है, लेकिन जनरली मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उनका राइट हैम्पर हो रहा है, या राइट को चेंज किया जा रहा है, या फिर कंपनी वाइंडिंग अप हो। बाकी टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर यानी नॉर्मल मेंबर ही वोट करेंगे। ठीक है, और जब भी बाई पोल वोट होगा तो ऑलवेज बाई प्रोपोर्शन मेथड होगा, मतलब वही परसेंट देखा जाएगा तुम्हारा कितना हो गया। ठीक है, हेलो, और ये प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे भी लागू होगा जब उनका वोटिंग होगा। अरे ऑब्वियस सा बात है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में तो टोटल कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेच के रखा है, और नीरज के पास कितना है, फौजिया के पास कितना है। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग होगा तब उनमें भी ये प्रोपोर्शनल कंसेप्ट चलेगा अगर बाई पोल वोट होगा। ठीक है, लास्ट बात बोला, प्रोवाइडेड फर्दर दैट डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ, कहा एक बात और, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 ही टाइम वोट करने का राइट होता है। देखा जाए, पहला जब उनका राइट को कोई चेंजेस कर रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उनके राइट को, पहला ये, दूसरा बोला वाइंडिंग अप, और तीसरा बोला लास्ट 2 साल से अगर उनका डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ तब फिर उनको हर मीटिंग में वोट करने का हक मिलेगा। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड देना चाहिए, फिक्स डिविडेंड। अगर वो 2 साल हो गया और उनको नहीं पे हो रहे 2 या मोर ईयर्स से, तब फिर उनको भी नॉर्मल मीटिंग में वोट करने का राइट मिलेगा। तो नॉर्मल मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 ही टाइम राइट करने का हक है, वोट करने का। जब उनका राइट इम्पैक्ट हो रहा है, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है, 2 साल से उनका डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, अब आता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट।
क्या कंपनी शेयर होल्डर के राइट को वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है? बोला यस। क्या बोला? देखो, हाउ टू वेरी द राइट? राइट अटैच टू शेयर ऑफ एनी क्लास में बी वेरीड विथ कंसेंट इन राइटिंग नॉट लेस देन 3/4 ऑफ इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। जिस क्लास का राइट को आप वेरी करना चाह रहे हो उसके 75% 3/4 मेजोरिटी अगर हाँ बोल दे तो ही आप राइट को वेरी करते हैं। या फिर आप सेपरेटली एक एसआर पास कर लिए थे। देखो, उस मीटिंग में ही आप पहले उनसे पूछ लो, जिस मीटिंग में आप राइट को वेरी करने जा रहे हो उस मीटिंग में मेंबर प्रेजेंट है तो आप उनसे पूछ लो, भैया आपका राइट को थोड़ा बदलना अलाउड करोगे? उनको लगता है ठीक है कर लो, तो वो अलाउ कर देंगे। अगर 3/4 अलाउ करते या आप सेपरेटली एक मीटिंग बुलाए थे और उसमें पहले ही परमिशन ले ली थी कि कभी भी राइट को वेरी करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? वो लोग बोल दिया हम लोग अलाउ कर रहे हैं, जब राइट को वेरी करना चाहो तो कर लें। तो या तो पर्टिकुलर मीटिंग में राइट को वेरी करने का परमिशन मांग लो या अलग से उन लोगों का एसआर पहले से पास करवा लो, लेकिन हर हाल में लग एसआर ही रहे। अच्छा, इस बात का परमिशन कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, वहां मेंशन अलाउड नहीं है आर्टिकल मेमोरेंडम में, तो फिर ये प्रोहिबिटेड है। जनरली शेयर होल्डर का राइट वेम्पर नहीं कर सकते आप। अरे भैया जी, हम आपको शेयर बेचे थे 1000 शेयर, ठीक है, उसका मान लो पावर एक सर्टेन, मतलब 1000 शेयर का 1000 पावर था, हम आपका पावर रिड्यूस नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि बेचते वक्त हम आपको बताया था आपका इतना पावर रहेगा या आपका इतना राइट रहेगा और आप बदल रहे हैं, तो ये तो फिर आपका पैसा लेने के बाद हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब यही हो गया, हम आपको ट्यूशन पढ़ाते वक्त बोले हम सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फीस लेने के बाद बोले बेटा ये तो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो सर आप पैसा लेने के पहले बोलते ये बात, तो यहाँ पर भी शेयर बेचते वक्त ही बोल देते ये बात कि ये वाला शेयर में ये राइट नहीं होगा। अब आप बदल नहीं सकते ऐसे बात, फिर भी अलाउ किया गया कि 75% से परमिशन ले लो और मेमोरेंडम आर्टिकल में अलाउड होना चाहिए। तो एक लाइन में याद कर लोगे कि सर एसआर पास कर लो उन्हीं शेयर होल्डर का या फिर एंड कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम में भी इस बात का परमिशन होना चाहिए। अगर आपका वेरिएशन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर का आप राइट वेरी कर रहे हैं और इसका इफेक्ट हो रहा है दूसरे किसी क्लास के ऊपर भी, तो फिर उनका भी 3/4 अप्रूवल लेना पड़ेगा। मान लो मेरा 10 रुपये वाला फेस वैल्यू वाला एक शेयर है और एक मेरा 20 रुपये वाला फेस वैल्यू वाला भी शेयर है। हम 10 रुपये फेस वैल्यू वाला 1 लाख शेयर बेच के रखते हैं, 20 रुपये फेस वैल्यू वाला भी हम 50,000 शेयर बेच के रखते हैं। अगर हम ये 1 लाख वालों का कोई राइट को बदल रहे हैं और इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा 50,000 वालों पे, तब तो ठीक है सर, इनका आप 3/4 मेजोरिटी का अप्रूवल ले लीजिए। लेकिन सर आप इनका राइट बदल रहे हो जिससे इन पे भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर इनका भी आप 3/4 मेजोरिटी का अप्रूवल, ठीक है, ठीक, क्लियर है बात? अगला है वेदर होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ इश्यू टिकट। तो एक बात बोल रहा है, आप तो बोल दिए हम राइट वेरी करेंगे, कोई आके रेजिस्टेंस कर सकता नहीं, हम तो नहीं बदल लेंगे, हमको मंजूर नहीं है। तो सर मिनिमम 10% से ज्यादा शेयर होल्डर वाले लोग आके बोले कि हमको मंजूर नहीं है, ठीक है, 10% मतलब मेरे को मेरा 1 लाख शेयर है ना, तो जिन लोगों को मिला के या अकेले किसी के पास है, कोई 2-3 लोगों को, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग को मिला के 10,000 से ज्यादा का शेयर जिनके पास हो रहा, मान लो फौजिया के पास 3,000 शेयर, नीरज के पास भी 5,000 शेयर है, पवित्रों के पास भी 2,000 शेयर है, राहुल के पास भी 4,000 शेयर है, कितना हो रहा है? 4 की 6, 6 3 9 5 14,000, तो 14,000 1 लाख का 10% से ज्यादा हो रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। और हम लोग मिलके कितने हैं? हम चारों मिलके 14,000 है ना, 14,000 यानी 14%। तो हम लोग जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ये राइट वेरिएशन कैंसिल करो, फिर ट्राइब्यूनल डिसीजन लेगा कैंसिल करना है कि नहीं। ये हमको कब अप्लाई करना होगा? जिस दिन कंपनी हमको इस बात का नोटिस दिया उसके 21 दिन के अंदर हम चारों, मतलब जो भी 10,000 से ऊपर का होल्डिंग रखता है, 10% से ऊपर का,
वो जाके अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को 21 दिन के अंदर। ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन पास कर देगा, उस हिसाब से कंपनी और शेयर होल्डर दोनों को मानना पड़ेगा। कंपनी ये ट्राइब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा उसको 30 दिन के अंदर आरओसी को बता के राइट को बदल लेगा। ठीक है। अब लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जो यहाँ मेंशन नहीं है, बट हम आपको बताने जा रहे हैं। सर मान लीजिए ये 14% वाले लोग गए कोर्ट में, कोर्ट बोला नहीं भैया जी कंपनी राइट है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 75% अप्रूवल तो मिला हुई है, 14% अगर हटा भी तो कितना होता है 86। सर 86% तो एग्री हो गए मतलब। तो कोर्ट को लगा नहीं आपका जो रीजन है वेरिएशन रोकने का वो जस्टिफाइड नहीं है, तो कंपनी के फेवर में डिसीजन दे दिया। शेयर होल्डर पे भी ये बाइंडिंग होगा। अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन अभी भी हमको गुस्सा आ रहा है, ये कंपनी गलत किया मेरे से। फौजिया, राहुल और पवित्र वो मान गए, नीरज अभी भी नहीं माना 3000 शेयर वाला। ठीक है ना, कंपनी उसको एग्जिट प्रूफ दे देंगे, मतलब उसका पैसा रिफंड देते उसको टाटा बाय बाय देंगे। उसको रहना कंपल्सन नहीं है कि नहीं भैया आप तो कोर्ट बोल दिया कुछ नहीं चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। ऐसा क्यों सर, मेरा मन हमको नहीं रहना इस राइट में, हमको रह रहा है कंपनी गलत किया मेरे से। ठीक है, कोर्ट को लगा कंपनी के फेवर में ज्यादा पॉइंट है, कंपनी के फेवर में डिसीजन सुना दिया, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपको बाइंडिंग ही हो गई, अब आपको चुपचाप वहीं बैठे रहना पड़ेगा। हाँ आप रहना चाहते हो रहो, तो फिर ये रूल मान के चलना पड़ेगा, और नहीं तो चुपचाप आराम से एग्जिट कर दो। कंपनी भी आपको एग्जिट रूट इजीली देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात यहाँ लिखा नहीं था, बट हम बता दें। ठीक है। कॉल ऑन शेयर्स ऑफ सम क्लास टू बी मेड यूनिफॉर्म बेसिस। जब कंपनी का कोई कॉल मनी बाकी रहता है एक पर्टिकुलर क्लास का, तो फिर सबसे मंगवाएगा। ऐसे नहीं कर सकता कि फौजिया के पास और नीरज के पास सेम क्लास ऑफ शेयर है, दोनों का कॉल मनी ड्यू है। कंपनी फौजिया से तो कॉल मनी मंगवा लिया, नीरज से नहीं मंगवाया। सर ये तो गलत बात हुई, मतलब कंपनी नीरज से फेवर कर रहा है, उससे पैसा नहीं ले रहे और हमको बोल रहा पैसा दो, तो ये नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पे सिंपली लिखा कि कंपनी को सेम क्लास ऑफ शेयर में यूनिफॉर्म बेसिस पे कॉल मनी कॉल करना है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम किसी से मंगवाया किसी से। हाँ सर आप ये कर सकते हो, अगर अलग अलग क्लास ऑफ शेयर है तो वही एक 10 रुपये फेस वैल्यू, 20 रुपये फेस वैल्यू कर सकते हैं। कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। बड़ा गजब बात बोला है, फालतू बात भी बोला। कोई आ रहा है कॉल इन एडवांस देने, कंपनी अब तो कॉल मनी मांगा नहीं है बेटा, एप्लीकेशन मनी मांगा, अलॉटमेंट मनी मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, फाइनल कॉल बाकी है। लेकिन नीरज को लग रहा है कि भी हम दे देना चाहते पैसा, हमको ये पेंडिंग नहीं पसंद। सर नीरज देने गया, कंपनी बोलता नहीं हम तो नहीं देंगे, हम मंगाए तो नहीं, आप देने क्यों वाले। कंपनी को क्या हक बनता है बात का, ना बोल के हमको वापस दे दे? नहीं देना पड़ेगा। यानी कॉल इन एडवांस कोई देने आए, सर कौन सा कंपनी बेवकूफ होगा जो कोई देने आए बोले मत दो। दे तो मेरे क्या जाते हो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम दे के देना चाहते हो दे जो, लेकिन सर कंपनी मना नहीं कर सकती। तो ये बोला कंपनी टू एक्सेप्ट, कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कोई अनपेड शेयर कैपिटल, ऑल्दो कंपनी उसको कॉल अप नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन इस बात का कंपनी के आर्टिकल्स में परमिशन होना चाहिए। कंपनी का आर्टिकल इस बात को ऑथराइज करता हो तो फिर कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात है, जब तक तुमने इसको कॉल अप नहीं किया है, क्या हुआ? नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा मजेदार बात क्या बोला, देखो अगला सिंपल पहले क्या बोला, कंपनी के आर्टिकल में अगर ऑथराइज है तो कंपनी को कॉल मनी देने आए तो कंपनी ले सकते हैं एडवांस में। लेकिन अगला बात गजब बोल गया, अब आपका कॉल मनी आप दे गए हो, कंपनी कॉल अप नहीं किया था, तो उतना बात पे आपको वोटिंग राइट नहीं बनता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि देखो वोटिंग राइट फुल्ली पेड अप होता है। आप बोलोगे हम तो फुल्ली पेड अप हो गए, मेरा भी वोटिंग राइट है, कंपनी बोलेगा ना तुम फुल्ली पेड अप नहीं हुआ जब तक हम कॉल मनी मंगवाए नहीं। तुम दे गए, हम उसको कॉल इन एडवांस बोल के लिख के रखे, हम तुम्हारा शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट नहीं कर दिए। क्या तुम्हारा फुल्ली पेड अप हो गया क्या? तुम्हारा ये एडवांस मनी के रूप में पड़ा रहेगा, और जिस दिन हम कॉल अप करेंगे तब वो जाके शेयर कैपिटल में ऐड होगी, तब वो फुल्ली पेड अप होगा। तब तक तुमको कोई वोटिंग राइट नहीं है उन पर्टिकुलर शेयर्स। ठीक है,
पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप, ये भी वजह बात पूछा। मिक्सर कंपनी का वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू, ठीक है। नीरज जो है वो 7 रुपया पेड अप करके रखे, अब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या कंपनी मेरे को भी डिविडेंड देगा? या पूरा डिविडेंड देगा या कम डिविडेंड देगा? चलो 3 क्वेश्चन है इसमें। क्या कंपनी मेरे को डिविडेंड देगा? इफ यस तो क्या पूरा डिविडेंड या कम डिविडेंड देना? तो नहीं चाहिए, देगा वो भी कम, जितना वैल्यू अब तक पेड हुआ उसके प्रोपोर्शन। अच्छा, तो डाटा बेसिस। हाँ, मान लो कंपनी मेरे को 2000 रुपये डिविडेंड बांट रहा था, तो 2000 डिवाइडेड बाई 10 × 7 करके दिया, ठीक है। जनरली पेमेंट नॉमिनल वैल्यू पे होता है, बात सही है, लेकिन सर अब कंपनी का ऐसा नहीं मंगवाया और डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो इसमें शेयर होल्डर का क्या है? ठीक बात। अच्छा, अगर मान लो कंपनी 10 रुपया बेस वैल्यू है, कंपनी में से 7 ही रुपया मंगवाया था, हम 7 रुपया दे दिए थे और 3 रुपया हम जाके एडवांस दे दिए, अब हमको पूरा डिविडेंड मिलेगा कि सिर्फ प्रोपोर्शनेट मिलेगा? प्रोपोर्शन। हाँ, कंपनी बोल रहा मंगवाए नहीं, तुम दे दो हम ले लेंगे, लेने से मना नहीं करेंगे, लेकिन इस पे तुमको वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट नहीं देंगे इस अमाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, ये नॉर्मल ज्ञानबाजी वाला पार्ट। कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करता है, तो वो प्रीमियम मनी का क्या क्या कर सकते हैं? तो पहले तो यहाँ पे ज्ञान दिया कि कंपनी जब शेयर बेचता है फेस वैल्यू से ज्यादा में, उसको प्रीमियम बोलते हैं, और प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन प्रोवाइडेड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल अप्लाई ओनली इफ एसपीए वेयर कंपनी शेयर कैपिटल। यहाँ बोलना चाहता है, एक बड़ा गजब बात बोला है, कंपनी 10 रुपया बेच कर शेयर बेचा, जिसका 2 रुपया प्रीमियम भी है, तो शेयर का इशू है, इशू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। अब कंपनी क्या किया बेटा, कंपनी लेकिन अब तक 8 रुपया कॉल मनी मंगा के रखा, ठीक है, 2 रुपया कॉल मनी अभी भी बाकी था, लेकिन ये प्रीमियम 2 रुपया अलॉटमेंट के टाइम में मंगवा लिया था तुमसे। अब कंपनी को लगा अरे क्या ये 2 रुपया कॉल मनी मंगाएंगे, बहुत पैसा है अपने पास और मंगवा के कोई फायदा नहीं। कंपनी बोला ये जो 2 रुपया प्रीमियम दे के रखे थे ना, इसी को हम मान लेते हैं कि आप 2 रुपया शेयर का ही दे दिया हमको और 10 रुपया पूरा मेरा फेस वैल्यू रिकवर हो गया, मतलब कंपनी शेयर को पार वाला शेयर बना दिया प्रीमियम की जगह। हाँ। तो सभी इस केस में वो एसपीआर अकाउंट में नहीं डालेगा, मतलब वहां से कैंसिल कर लेगा और क्या, ठीक है। अब हमारे एकदम बेसिक क्वेश्चन पे इस पार्ट का, सर जी जो प्रीमियम मनी लेगा कंपनी उस पैसे का क्या क्या कर सकते हैं? मतलब मेरे कंपनी के एसपीआर अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होके पड़ा है 2 लाख रुपया, इस 2 लाख का कंपनी क्या क्या कर सकते? मतलब इसका झालमुड़ी खा सकता है, मुड़ी खा सकता है, पुचका खा सकते हैं, सर ये कर सकते हैं। सबसे पहला बात, बोनस शेयर बांट सकते। देखो बेटा एक बात समझो, नॉर्मली आप शेयर इशू करते हो तो जनरल एंट्री क्या करते हो? बैंक टू कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन बेटा कि जब आप फ्री शेयर देते हो, बोनस शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही ना, क्योंकि शेयर जा रहे हैं। लेकिन डेबिट क्या करें, क्योंकि फोकट में दे रहे हैं तो पैसा तो नहीं लेंगे, तो आप पीएल या जनरल रिजर्व या एसपीआर अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट को या पीएल को या एसपीआर को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो ये करता है। तो आप बोनस शेयर इशू करने के लिए एसपीआर को यूज कर सकते हो। आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, कंपनी स्टार्ट करने के पहले तो कंपनी के लिए खर्चा होता है, कंपनी बनाने का खर्चा, तो वो खर्चा करके रखिए, बैलेंस शीट में लिख के रखिए उसको। अब आपका मन हो रहा है यार ये फालतू खर्चा बैलेंस शीट में क्यों पड़ा है? कोई खर्चा बैलेंस शीट में पड़ा रहना चाहिए क्या? नहीं सर, फालतू खर्चा को बैलेंस शीट में रख के क्या करेंगे, क्योंकि आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा रहे हो इसको। अब पॉइंट आता है ये ऐसा क्या एसेट है, इसका कोई पैसा कभी जिंदगी में रिकवर तो होगा नहीं,
50 CS एसेट है, 50 CS एसेट। यस। तो सर जी आप इसको राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो प्रीमियम एक्सपेंसेस जब हुआ था तब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किए थे, राइट ऑफ करोगे तो 2 प्रीमियम एक्सपेंसेस करना चाहते हो। हाँ। बताइए डेबिट क्या करोगे? सर जी PNGR या SPR, यानी SPR यहाँ भी यूज हो सकता है। ये समझाना चाह रहा था कि SPR कहाँ काम लगे। मतलब बुक्स में खड़ा है एक फिगर, देखो पैसा तो आप खा के डकार चुके, हाँ। पैसा अब आपके पास नहीं। ये मत सोचो ये 2 लाख रुपया कहीं रख के रखा होगा कंपनी, तो मैं पागल नहीं है, वो पैसा तो कहीं यूटिलाइज कर ही लिया हो, बट बैलेंस शीट में एक लेजर तो खड़ा है, तो उस लेजर को यूज कर सकते हो इन सब चीजों को राइट ऑफ। कोई आप शेयर या डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए थे, उसके लिए आप कमीशन दिए थे या कोई एक्सपेंस किए थे, ये सब चीज से राइट ऑफ कर सकते हो, मतलब यहाँ यूज कर सकते हो। आप कोई प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर रिडीम कर रहे हो और वो रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, तो इशू करते वक्त जो प्रीमियम लिए थे वो क्रेडिट किए थे, और रिडीम करते समय प्रीमियम आपका एक्सपेंस है तो डेबिट किए। आपका रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा? सर डिवेंचर अकाउंट डेबिट या प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट, 2% डिवेंचर। तो ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट करके बैठे हो, इस लेजर को बंद कैसे करोगे? सर इसको क्रेडिट कीजिए, SPR को यूज कर लीजिए डेबिट करने में। तो जनरल रिजर्व PL ये सब यूज होता है ये सब जगह। तो हम लोग जनरल रिजर्व PL के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पढ़ रहा था सर SPR कहाँ काम लग सकता है। तो सर बोनस शेयर को इशू करते हुए काम लग सकता है, प्रीमियम एक्सपेंसेस या कोई अदर एक्सपेंसेस है जो शेयर या डिवेंचर से कनेक्टेड है उसको राइट ऑफ करने में काम लग सकता है। आप प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर या इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हो प्रीमियम पे, तो उनको उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने में काम लग सकता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनइशूड शेयर है कोई आपका, उसमें आप प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अनइशूड शेयर है ना कोई आपका, बैलेंस शीट में पड़ा है, अनइशूड, इशूड ही नहीं हुआ, अब आप उसको बुक से हटाना चाहते हैं, यार इशू तो हो ही नहीं रहा है, फालतू खड़ा है अनइशूड। होता है ना बेटा, अपने को ऑथराइज्ड है 1 लाख शेयर बेचने का, आपने बेचने उतरे 80,000 शेयर, पब्लिक लिया 78,000, सब्सक्राइब हुआ 78, तो 2,000 अनइशूड बच गया ना। इशूड और सब्सक्राइब का गैप, तो उस गैप का शेयर को क्या करोगे? 2,000 शेयर राइट ऑफ कर लेंगे। हाँ तो वहाँ भी SPA को यूज कर सकते हो, उल्टा बोल के नहीं कर सकते, सॉरी, वहाँ भी यूज कर सकते हो। तो ये सब जगह ये यूज होता है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब फटाफट एक 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं आज के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। सर 2013 के पहले, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? 1956। सर उसमें ना प्रीमियम पे भी शेयर बेचने अलाउ था, पार पे भी अलाउ था, डिस्काउंट पे भी अलाउ था। मतलब पुराने एक्ट्स में डिस्काउंट पे भी शेयर बेचने अलाउ था, लेकिन सर अब कर दिया रूल कि कंपनी या तो पार पे बेचे या प्रीमियम पे बेचे, डिस्काउंट पे शेयर नहीं बेच सकती। कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इशू कर सकता है, इक्विटी का बात हो रहा है यहाँ, ठीक है। अगर कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू किया तो उसको वॉइड माना गया। सर लेकिन कुछ तो एक्सेप्शन होगा, तब तक डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। जनरली 2 केस है जब डिस्काउंट पे शेयर इशू होती है। एक नंबर, जब आप अपने ईशॉप दे रहे हो या स्वेट इक्विटी दे रहे हो, मतलब एम्प्लॉइज को शेयर दे रहे हो, ये दोनों एम्प्लॉइज को देते हैं। अगले टॉपिक के पढ़ने भी वाले स्वेट इक्विटी, तो सर आप एम्प्लॉइज को शेयर दो, आप डिस्काउंट पे दे सकते। या फिर आप री इशू कर रहे हो शेयर, मतलब कोई शेयर फॉरफिट किए थे और अब उसको री इशू कर रहे हो, तो जितना रुपया फॉरफीचर में है उतना रुपया तक का डिस्काउंट दे सकते। मान लो हम फॉरफिट करके 20,000 रुपया कमाया, तब हम मान लो 2,000 शेयर था, सॉरी तो मान लो 20,000 शेयर था जिसपे हम 20,000 रुपया कमाया। अब ये 20,000 शेयर को
हम डिस्काउंट पे बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, रीइश्यू दोबारा कर सकते हैं, लेकिन 1 ही रुपया का हम डिस्काउंट दे पाएगा क्योंकि 20,000 × 1 करते ही अमाउंट यूज हो जाएगा। तो सर जी आपके फॉरफीचर में जितना बैलेंस है उतना रुपए तक का डिस्काउंट आप रीइश्यू के टाइप पे दे सकते हैं। इसीलिए याद करो, रीइश्यू का एंट्री होता था बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं लिखते थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और अब फॉरफीचर में जो बैलेंस बच जाता था उसके कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे। याद आया इशू शेयर का कहानी? तो ये वही चीज के लिए, ठीक है। तो सर यहाँ पे ये बात बोला, नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अबव एज इन केस इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर। हाँ, तुम क्रेडिटर को शेयर दे रहे हो तो दे सकते हो। कोई तुम पहले डिस्काउंट पे, यहाँ पे एक और केस आ गया, मतलब क्रेडिटर को दे सकते हो। या फिर सर आप पहले प्रेफरेंस शेयर बेचे थे, उसको बोले थे बाद में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, या पहले डिवेंचर बोले थे बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उनको आप डिस्काउंट पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्रेडिटर या क्या बोलते हैं कन्वर्टेबल या फिर स्वेट इक्विटी या शॉप या रीइश्यू, ये सब आप दे सकते हैं। सर अगर कोई कंपनी जानबूझ के डिफॉल्ट करे और दे दे डिस्काउंट में, तो सर कंपनी पे और डायरेक्टर पे फाइन लग जाएगा, जितना वो लोग पैसा रेज किए है, या फिर 5 लाख रुपया विचेवर इज लेस पे उतना रुपये का पेनल्टी लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। और कंपनी के ऊपर पूरा पैसा रिफंड भी करना होगा विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो कंपनी को 2 चूना लगेगा, फाइन भी लगेगा और जो पैसा उठाए वो भी वापस करना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट के साथ, और डायरेक्टर लोग को फाइन भी लग जाएगा। अब एक बहुत मस्त क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यहाँ नहीं लिखा सर मेरा कंपनी डिस्काउंट पे शेयर बेच दिया, डिस्काउंट पे शेयर बेचना वॉइड है, प्रोहिबिटेड है, तो अब वो शेयर होल्डर का क्या होगा जो ले लिया? हाँ वॉइड है ना, तो फिर शेयर होल्डर भी उसको कुछ नहीं कर सकता। लाइक शेयर होल्डर के पास वो शेयर रह जाएगा, उनका कोई गलती नहीं है, दे आर नॉट द डिफॉल्टर। कंपनी भुगतेगा सब कुछ, शेयर होल्डर का कोई गलती नहीं है, वो लोग वैलिडिटी में रहे। ठीक है, तो ये काम है। आज का एक बार के लिए लास्ट स्टोरी, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? जब कंपनी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को उनका पसीना बहाने के लिए शेयर देता है। सर पसीना बहाया वो क्या खेत में मजदूरी कर रहा था या मशीन चला रहा था? नहीं, यहाँ पसीना बहाने का मतलब कंपनी के लिए कोई नो हाउ, कंपनी के लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके आया या कोई वैल्यू एडिशन किया वो लोग। सीधा बात है, बुद्धिमानी वाला कोई काम करके कंपनी को कोई बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता, उनको कंपनी जब शेयर ऑफर करता है वो भी डिस्काउंट पे या फिर अदर देन कैश, मतलब पूरा ऑफ, वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है सर, लेकिन फिर वही बात सर, इसको एसआर में बाकी शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा एसआर पास करके, और जब वो एसआर का नोटिस भेजोगे तो बताना पड़ेगा कितना शेयर तुम दे रहे हो, क्या उनका मार्केट प्राइस है, तुम कितना ले रहे हो और किन को दे रहे हो। ये सब जानकारी के साथ शेयर होल्डर को नोटिस भेजो। और अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी का भी सारा नियम फॉलो करो, तो तुम अपने एम्प्लॉइज को शॉप दे सकते हो। ठीक है, और इनका राइट्स पारी पास होगा, पारी पास होगा मतलब होता है एज इक्वल टू, मतलब उनका राइट्स कोई डिफरेंट नहीं हो जाएगा, फ्री में मिला या कम दाम में मिला। हाँ, लेकिन एम्प्लॉय को भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस टॉपिक का आखिरी पार्ट, सस्पेंड इक्विटी आप जिनको दे रहे हैं, तो ये ऊपर वाला रूल तो कंपनी के ऊपर था ना, कंपनी को क्या क्या करना है। अब बोलो एम्प्लॉय को भी क्या क्या करना है। सर पहला बात तो वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, और वो भी वर्किंग इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया दोनों चले। कंपनी का अगर वो डायरेक्टर है तो होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, या फिर पार्ट टाइम भी चलेगा। सॉरी, डायरेक्टर में होल टाइम पार्ट टाइम चलेगा, लेकिन एम्प्लॉय में परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, या वो तुम्हारे सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी का भी एम्प्लॉय डायरेक्टर हो सकता है।
और वैल्यू एडिशन का मतलब है कि वो कंपनी को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दे, कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल सर्विस दिया है, नो हाउ दिया है, जिसके बदले में पैसा बनता है। मतलब कंपनी कैलकुलेट तो कर पाए कि कितना का बेनिफिट दिया। अब ऐसा थोड़ी ना वो हमको 2000 का फायदा पहुंचा उसको हम 50 लाख का शेयर दे देंगे, नहीं ना सर, ये तो आप घपलाबाजी कर रहे हो। फिर मतलब जबरदस्ती किसी को शेयर होल्डर बनाना था, जबरदस्ती किसी को शेयर होल्डर बनाना था, फोकट में दिखा दिया, वो कंपनी को 2000 का फायदा कराया और दे दिया उसको 50 लाख का शेयर। नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब कुछ कंसिडरेशन, आपको क्या फायदा हुआ ऐसा कंपनी। और सर इसीलिए ना ये शेयर का वैल्यू कितना ले उनसे, इसके लिए हमको वैल्यूएशन एक्सपर्ट से लेना पड़ता है सर्टिफिकेट। मतलब हम अपनी मर्जी से हम उसको 20 रुपया का शेयर 8 में दिया कि 11 में दिया कि 15 में दिया कि 2 में दिया, क्यों दिया, हम कैसे डिसाइड किया कि 2 रुपया में दे दें। ठीक है डिस्काउंट में दे दिया, दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 रुपया का 2 रुपया डिस्काउंट कैसे निकला, 18 रुपया का डिस्काउंट कैसे निकला। मतलब तो सर जी इसके लिए सीधा सा बात है, वैल्यूएशन एक्सपर्ट बुलाइए, वो वैल्यूएशन एक्सपर्ट वैल्यू करेगा कि कितना में देना चाहिए। ठीक है ना। छोटा छोटा 1-2 बात और है, एसआर जो है ना वो 12 महीने तक की वैलिड होगा। मतलब आप एसआर पास कर लिए ना, अब अगले 12 महीने के अंदर दे दो जो देना इश्योर, सॉरी एसवाई इक्विटी। अब सर कितना दे दे, मर्जी आए उतना शेयर दे दे ना। पर ईयर 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल पर इक्विटी शेयर से ज्यादा का वैल्यू नहीं हो, या फिर 5 करोड़ विचेवर इज हायर। और टोटल लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल या इक्विटी शेयर से ज्यादा नहीं होना। मतलब 1 साल में मान लो कंपनी का 1 लाख पेड अप कैपिटल है तो 15% से ज्यादा नहीं हो 1 साल में, या फिर 5 करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं हो विचेवर इज हायर। और टोटल लाइफ टाइम ऑफ द ईयर ऑफ द कंपनी में 25% से ज्यादा नहीं हो। और यही अगर तुम स्टार्टअप कंपनी हो तो ये 25 की जगह 50% तक अलाउ करती है। ठीक है, क्लियर है सर। एम्प्लॉय उसको 3 साल तक बेच नहीं सकते हैं, मतलब 3 साल तक उसको शेयर रख के रखना पड़ेगा। और ये तो हम आपको बोल ही दिया था, इशू प्राइस किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो वैल्यूएशन हम निकाले हैं, कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल गेन आपका तो याद आ रहा है। हाँ ये जो वैल्यूएशन आप निकाले हो, इसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में डालोगे कि वैल्यूएशन कैसे निकला था। अगर आप बिना पैसे के दे रहे हो तो उसको भी प्रॉपर्ली बोर्ड बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। और इनके लिए जो भी खर्चा लगा वो एक्सपेंसेस को भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना होगा। बोर्ड रिपोर्ट में इसका पूरा डिटेल मेंशन होगा। आखिरी बात, आरओसी को खबर करना पड़ेगा फॉर्म SS3 भर की, हम किन किन एम्प्लॉइज को कितना कितना शेयर दिए। हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, ये 3 क्लास का चैप्टर है।